वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम चालू करेंगे फॉरेन ट्रेड। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम प्रतीक खत्री है और मैं टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ 12th कॉमर्स के। इकोनॉमिक्स, ओसी, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म कर लिया था और आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 9 फॉरेन ट्रेड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी से ही लाइक कर दो। इससे वीडियो की रीच आगे बढ़ती है और ये और लोगों को पहुंचता है। तो हम अभी चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो अपने अपने कंट्री की, तो उसके आजू बाजू कंट्री है उससे डिटरमाइन होती है। तो इसमें हो क्या, इसमें हो क्या है अभी इसमें चैप्टर में बताएंगे कि जो अपने कंट्री का है, तो फॉरेन ट्रेड मतलब जो बाहर कंट्री के साथ व्यापार क्या कैसा है और उसके क्या लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, क्या प्रोहिबिशंस है और कैसे होता है ये व्यापार, ये हमें पूरा डिटेल में बताएंगे इस चैप्टर में। ऐसे सपोज जैसे हमने कभी सोचा है कि जो रेफ्रिजरेटर है और जो जापानीज टीवी है वो हमारे घर में कैसे आए, ये इम्पोर्ट से आए। और जर्मन कार से हमारे रोड पे कैसे चलती है, अमेरिकन ट्रैक्टर हमारे फार्म में कैसे होते हैं, और यूके के बने हुए शूज गारमेंट्स हम मॉल में कैसे खरीद पाते हैं, का सारा पेट्रोल बल्क में कैसे आता है, डीजल और बाकी व्हीकल कैसे अपनी कंट्री में आते हैं। ये सब एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम इसकी लेंगे। हम इस चैप्टर में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में है वो समझेंगे। जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं अपने कंट्री की इंटरनेशनल ट्रेड में, वो हम समझेंगे। और हम वो भी समझेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये इंटरनेशनल ट्रेड हमारे कंट्री के लिए। फिर पहले तो आता है मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये है क्या इंटरनेशनल ट्रेड, क्या है अभी? देखो, ट्रेड का मतलब है कमर्शियल एक्टिविटी जो इवॉल्व होती है एक्सचेंज करने से। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया, रिसोर्सेज का एक्सचेंज किया, कैपिटल का एक्सचेंज किया, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज किया, नो हाउ मतलब जो इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब ब्रेन इंफॉर्मेशन। जैसे एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, हमें हमें वो चाहिए है, तो उसको हम बोलते हैं नो हाउ। तो उसको हमने शेयर किया, एक्सचेंज किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने एक्सचेंज किया। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं और हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं। देखो, जो ट्रेड की एक्टिविटी है वो जोग्राफिकल बाउंड्री के अगर अंदर ही हो तो उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक ट्रेड। और जो ट्रेड की एक्टिविटी है वो जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो, मतलब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड करे, तो हम बोलेंगे कि वो इंटरनेशनल ट्रेड है। मतलब अगर दो स्टेट अगर ट्रेड करे अपनी कंट्री की, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, तो उसको हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे। और अगर एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो बस यही एक है मीनिंग है इसका, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। कुछ मेन रीजंस हैं जिससे अकरेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें पता चलता है। पहला तो है डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स वेरियस कंट्रीज। देखो, एक तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग फैक्टर्स अवेलेबल है। जैसे किसी कंट्री में अच्छे कैपिटल इंटेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, और किसी कंट्री में अच्छा एग्रीकल्चर है। तो किसी कंट्री में अच्छा अच्छा चावल उगते हैं, तो किसी कंट्री में अच्छे अच्छे आम उगते हैं। तो जो किसी किसी कंट्री में एक फैक्टर हमें अवेलेबल सस्ते में मिलता है, जैसे इंडिया में लेबर चीप में मिलते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्रियां अपने जो भी जरूरत के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करती है। तो जो कंट्री रिसोर्सेज में ट्रेड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ट्रेड करती है, टेक्नोलॉजी में ट्रेड करती है, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए,
तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट वेरियस कंट्री, मतलब अलग अलग फैक्टर अलग अलग कंट्री में अवेलेबल है, उसके हिसाब से कंट्री लेन देन करती है, एक हाथ ले एक हाथ दे। फिर दूसरा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज एक इक्विपमेंट बनाने का या फिर एक चीज बनाने का एक पर्टिकुलर कंट्री में महंगा पड़ेगा, और बाकी जो दूसरी कंट्री है उसको सस्ते में बना लेगी और उसका इंपोर्ट भी सस्ता होगा और कम प्राइस में मिलेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है Xiaomi MI के फोन, जो इसमें फीचर्स तो बहुत अच्छे होते हैं और सस्ते भी होते हैं क्योंकि उसको चाइना बनाता है। अब एक कंट्री एक चीज को सस्ता बनाती है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, वो समझने वाली बात है, और वो चीपर प्राइस में मिलेगा मार्केट में और उसका इंपोर्ट का प्राइस भी कम होगा। और अपनी कंट्री के कंपैरिजन में करें तो अगर हम यही स्मार्टफोन अगर अपनी कंट्री में बनाने जाए थोड़ा महंगा बनेगा, महंगा बिकेगा, तो जो एंड में फायदे में होता है, जो चीज़ फायदे के लिए होती है, उससे कम प्राइस में एक पर्टिकुलर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है जिसका अगर दूसरी कंट्री में, तो हम वो चीज़ इम्पोर्ट कर लेते हैं। सपोज एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और रिसोर्स है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस का है। तो अगर एक कंट्री में फैक्टर का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो समझने वाली बात है उसका ओवरऑल कॉस्ट भी हाई होगा। अगर कॉस्ट हाई होगा तो उसका बिकना भी बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और यही बात अगर हम जो दूसरी कंट्री से अगर इम्पोर्ट कर ले तो हो सकता है हमें अपनी कंट्री से भी सस्ते में पड़े। तो ये बात भी एक है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। फिर अभी आता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो, हर कंट्री में इक्वली टेक्नोलॉजी का ग्रोथ नहीं हुआ। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान बहुत आगे, कोई कोई ऐसी ग्रेट एबिलिटी पजेस करते हैं टेक्नोलॉजी में जो दूसरी कंट्री नहीं करती, और उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्शन में अच्छी नहीं होती। इसीलिए तो अपनी प्रोडक्शन को अच्छा करने के लिए कई सारे बिजनेस यूनिट्स बाहर से इक्विपमेंट मंगाते हैं, जहाँ पे जिस देश में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उस देश से ऐसे इक्विपमेंट मंगाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। फिर उसके आता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखो, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है और डेक्सटेरिटी है अलग अलग कंट्री में वो अलग अलग है। जैसे एक 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 कंट्री में लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है और कम वेज पे, एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्री में लेबर इतना प्रोडक्टिव नहीं है और उसमें वेज भी बहुत ज़्यादा है। और किसी किसी में एंटरप्रेन्योरल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब ये लेबर में इंडायरेक्टली लेबर की बात नहीं कर रहा, एक ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहा हूँ, एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। सपोज बहुत सारे ऐसे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं तो यहाँ पे अच्छा काम कर सकते थे पर उनको बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ चले गए। तो जो डिफरेंस इन डिविजन ऑफ लेबर है और स्पेशलाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में बहुत अच्छा होता है। जैसे किसी किसी कंट्री में, जैसे जापान के साइंटिस्ट इनोवेशन में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन कर सकते हैं, तो उन्होंने इनोवेशन में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। तो अगर वहाँ के जो साइंटिस्ट है यहाँ मंगा ले तो वो यहाँ पे भी अच्छे इनोवेशन कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री लेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। और किसी किसी कंट्री में लेबर के जो प्रोडक्शन होता है बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत चीपली भी वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसीलिए प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन के अगर एक पर्टिकुलर आदमी स्पेशलाइज किया होगा तो उस प्रोडक्ट को सस्ते में प्रोड्यूस कर पाएगा, और सस्ते में प्रोड्यूस करेगा तो उस समझने वाली बात है उस आदमी को इम्पोर्ट करना होगा और उस लेबर को इम्पोर्ट करना होगा अपनी कंट्री में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। और अगर हो सके तो कई सारे देश है तो अपने मैन्युफैक्चर यूनिट से उस पर्टिकुलर देश में सेटअप करते हैं अगर लेबर को इम्पोर्ट नहीं कर पाए। जैसे अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल ने अपने फ़ोन बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो चाइना में डाला उन्होंने,
क्योंकि चाइना में उनको चीप लेबर मिलते हैं और बहुत फास्ट मिलते हैं उनको लेबर्स, और बहुत मास प्रोडक्शन वो कर पाते हैं। तो इसीलिए तो एप्पल का जो प्रोडक्शन चाइना में होता है, भले वो डिजाइन इन कैलिफोर्निया होता है पर वो उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो ये समझने वाली बात है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है की वजह से भी एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और ये होना भी चाहिए ताकि प्रोडक्ट चीपली मिल पाए। अब ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है द जोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लेसर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो लेबर है वो बहुत कम मोबाइल है इंटरनेशनल ट्रेड में, गोइंग टू पॉलिसी एंड सोशल रीजंस। मतलब अगर आपको एक चाइना के लेबर को इंडिया में लेके आना हो तो ऐसे कई सारे पॉलिटिकल रीजंस है और सोशल रीजंस है जिससे वो इंडिया में आके ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसका पूरा परिवार चाइना में बसा हुआ है तो यहाँ पे आने तो पहली बात सोचेगा भी नहीं। और ऐसे कई सोशल और पॉलिटिकल रीजंस है जो जिससे लेबर की मोबिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छी नहीं है। देखो कुछ टाइप का जो बड़ा बड़ा कैपिटल्स होता है, जैसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो भी ज़्यादा मोबाइल नहीं होती। और कई सारी ऐसी पॉलिसी होती है जो जो एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है कैपिटल के मोबिलिटी पे, कि अगर एक यूएस वाले बिजनेसमैन को इंडिया में इन्वेस्ट करना हो तो उसको अलग अलग गवर्नमेंट की गाइडलाइन से मीट करना होगा, और उसको सेटअप करने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल लग जाएंगे मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझे। सब झमेला होगा और सब लाइसेंस लेने होंगे, और अच्छे अच्छे अप्रूवल चाहिए होंगे गवर्नमेंट से। तो इसीलिए ये भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी लेस मोबाइल है इन इंटरनेशनल ट्रेड। जबकि अगर आपको अहमदाबाद में कोई, जैसे आप सूरत में रह रहे हो, आपको अहमदाबाद में कोई बिजनेस सेटअप करना है वो तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू यूएस में सेटअप करने से, क्योंकि ऐसा नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है लाइसेंस का, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस का। पर अभी ये सब जो था ये अभी अभी थोड़ा कम हुआ है। जैसे अगर कोई डोलेरा एक सिटी बन रही है, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट को पास करने में सिर्फ एक दो दिन ही लगेंगे। अभी ऐसा फ्यूचर में डिसाइड हो रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बहुत जल्दी होनी चाहिए, और इसके लिए एक बात बहुत एक्शन भी ले रही है सरकार। तभी हम बोल पाएंगे कि जो कैपिटल का मोबिलिटी है, जो लेबर की मोबिलिटी है, वो फिलहाल अभी के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। ये बात तो समझने वाली बात है, जो लैंड है, प्रोडक्टिव लैंड है, उसकी तो कोई मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो ओइंग टू लोअर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इंटरनेशनल का ट्रेड है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है सम एक्सटेंट की तरफ। मतलब मोस्ट ऑफ द देश अपने पड़ोस के देश में ही ट्रेड करते हैं एज कंपेयर टू ग्लोबली। ट्रेड इन मैनी वैरायटी ऑफ गुड्स। देखो अलग अलग वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि पॉपुलेशन की नीड को सेटिस्फाई करना है, और हर पॉपुलेशन का तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जीने का तरीका है वो अलग अलग है। देखो अगर एक कंट्री बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाती है तो हम बोल पाएंगे कि वो बहुत सक्सेसफुल होगी इंटरनेशनल ट्रेड में। ऐसे एग्जांपल, जिस कंट्री में स्कैर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड नहीं होगी कि जहाँ पे मशीन ज़्यादा अच्छी हो पाए। जैसे अगर एक कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ दिन में 4-5 घंटे आती है, सपोज अफ्रीका की कंट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रीज की, रेफ्रिजरेटर की, टीवी की डिमांड कम होगी, और वहाँ पे जो मैनुअल मशीन है, मैनुअल ऑपरेटेड मशीन, जैसे हाथ से चलाने वाले पंखे, या फिर जो मैनुअल ऑपरेटेड मशीन जैसे जैसे पानी का घड़ा और फिर पानी का मटका, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में बहुत वेराई करती है। जैसे गांव में लोग रेफ्रिजरेटर की डिमांड नहीं करेंगे,
गांव में लोग डिमांड करेंगे बस एक गाय मिल जाए, उससे हम दूध बेच के बिजनेस कर पाए। गांव में लोग ज्यादा व्हीकल का डिमांड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे पेट्रोल की अवेलेबिलिटी कम है। तो व्हीकल के बदले वो सोचेंगे कि अगर एक बैल मिल जाए तो उससे हम बैलगाड़ी बना के पूरा गांव घूम सकते हैं। अगर एक घोड़ा मिल जाए तो उससे हम पूरा गांव गांव घूम सकते हैं, क्योंकि वहां पे पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। समझने वाली बात है, जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगी उसके हिसाब से उसकी डिमांड होगी, उसके लाइफस्टाइल के हिसाब से उसकी डिमांड होगी। तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन मैनी वैरायटी ऑफ गुड्स। ये भी बहुत अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। मोर चैलेंजिंग इन नेचर। देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादा चैलेंजिंग है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड, क्योंकि उसमें एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, प्रेफरेंस, हैबिट्स, टेस्ट के बैरियर आते हैं, इतनी रुकावटें आती है। मतलब आपको अगर चाइना में या फिर अमेरिका में इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में सोचना होगा, वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखनी होगी, वहाँ के कल्चर को, कस्टम्स को आपको अडॉप्ट करना होगा, वहाँ पे जो लोगों की प्रेफरेंस है, हैबिट्स, उनको जानना होगा, के टेस्ट को समझना होगा। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग कस्टम्स है, रिचुअल्स है, एनवायरनमेंट है, हम उसको अडॉप्ट करना होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है या एक फैक्टर बोल सकते हो जो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। फिर आगे आता है रिक्वायरमेंट इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। देखो, अगर किसी को बाहर के देश में इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप करना है, सेटअप करना है, तो उसके एफर्ट्स जो ट्रेडर के होंगे वो सिर्फ जो खाली ट्रेडर को जो एफर्ट डालने होंगे वो सिर्फ अकेले ट्रेडर के एफर्ट इनफ नहीं होंगे। देखो, गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालती है ताकि जो इनफॉर्मल मीटिंग के थ्रू अलग अलग जो ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स है उसको सेटअप कर पाए और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा पाए। तो सिर्फ ट्रेडर ही एफर्ट नहीं डालता, बल्कि गवर्नमेंट भी एफर्ट डालती है। जैसे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट एस्टेब्लिश हुआ, जिससे बिजनेस को, बाहर के बिजनेस को अपनी कंट्री में बढ़ावा मिले और एक्सचेंज ऑफ बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो और अलग अलग आइडिया और पॉलिसीज स्टेट में लाई जाए। कल्चर ऑफ पीपल एंड सच अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे जो बाहर की कंट्री है से हमें पता चले और हम भी बाहर की कंट्री में जाके बिजनेस कर पाए। तो अगर एक पॉलिटिकल और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट और अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर एक पर्टिकुलर नेशन की अलग अलग है तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी होंगे और वो ज़रूरी भी है। पर ये हर कंट्री नहीं करती। हर अलग अलग कंट्री के अलग अलग एफर्ट्स होते हैं। सपोज एक कंट्री बहुत इनवाइटिंग है कि भाई हमारे कंट्री में आके बिजनेस सेटअप करो, और एक कंट्री इतनी इनवाइटिंग नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बिजनेस सेटअप हुए हैं, या फिर वो कंट्री पर्टिकुलर कंट्री को अवॉइड कर रही है कि भाई इसको तो अपने कंट्री में बिजनेस डालने ही नहीं दूंगा। और ऐसी अलग अलग कंट्रीज है जिसके रिचुअल्स अलग हैं, कस्टम्स अलग है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी अलग है, तो उससे भी इंटरनेशनल ट्रेड पे अफेक्ट करता है। देखो, जो भी पेमेंट्स होती हैं इस ट्रेड की, वो समझने वाली बात है, एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसीज में होती है। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है उसके थ्रू होती है, जो है अमेरिकन डॉलर। और देखो, ये हर बार चेंजेस होते रहते हैं उसके अंदर। सपोज एक कंट्री की करेंसी एक डॉलर, सपोज अगर हम जापान की बात करें या फिर सपोज हम दुबई की बात करें, तो दुबई में एक टाइम पे एक डॉलर का मतलब होता था 17 दिरहम या 18 दिरहम। और अगर उसी की अगर बात करें इंडिया में तो एक डॉलर का मतलब है 70 रुपए। पर कभी कभी ये 17 दिरहम 19 या 20 दिरहम बन जाते हैं और इंडियन के जो रुपये वो 70 रुपये ही रहते हैं एज कम्पेयर टू $1। तो कई सारी चीजें सस्ते या महंगे में बिक जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में।
तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है करेंसी की, और जो उसके चेंजेस होते हैं उसको ट्रैक करने में टाइम लगता है। और ये भी एक ज़रूरी है अच्छा फॉरेन ट्रेड को एस्टेब्लिश करने के लिए। कई बार कोई कोई चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिल जाती है और लॉस पे बिजनेस होता है। कई कई बार बहुत चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं इसी की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फॉरेन ट्रेड को। फिर आगे आता है जॉइंट एफर्ट्स ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स नहीं डालेगी तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो पाए। अलग अलग कंट्री में, अलग अलग पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में अलग अलग कंट्री अपना एफर्ट डालती हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो पाए। उसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप है इस ओवरऑल ग्लोबली ट्रेड को डेवलप करने के लिए। इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। जो पॉलिटिकल सिस्टम है अलग अलग कंट्री का, वो काम तो करना पड़ेगा पॉलिसीज बनाने की तरफ और कंड्यूसिव ट्रेड बनाने की तरफ, मतलब इजी ट्रेड बनाने की तरफ। अगर वो कंट्री अगर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो जो रिक्वायरमेंट है उसके कंट्री के पीपल की वो मीट नहीं हो पाएंगी। सोशल और कल्चरल ग्रुप्स ओपन होने चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ। जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो उनको कॉपरेट करना चाहिए ट्रेड की तरफ, और जो ट्रेड का रेट है उसको एनहांस करना चाहिए। तो अगर एक सरकार एफर्ट नहीं डालेगी और ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेंगे, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ट्रेड के लिए, और वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की इंडस्ट्रीज एफर्ट नहीं डालेंगी, तो ये भी एक फैक्टर है जो बहुत वाइडली अफेक्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को। फिर आगे आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजीज। देखो, जो साइज है और डायरेक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो बहुत बड़े अमाउंट में इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल और सोशल इवेंट से जो वर्ल्ड में हो रहे हैं। सपोज एक ट्रेड रिलेशन है, जो नेशन है उसके बीच में डिस्टर्ब हो रहा है अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे वॉर है, और जो अलग अलग लीडर्स है पूरे वर्ल्ड में वो जो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड को, वो डाइवर्ट हो जाए वॉर की तरफ और वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाने के बजाय वो वॉर की तरफ फोकस करे, तो ये भी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको बहुत अफेक्ट करेगा ट्रेड को। जो पर्टिकुलर नेशन की साइज है और डायरेक्शन है वो जो नेशन का ट्रेड है उसकी तरफ होनी चाहिए, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए कैसे ट्रेड हो। जो नेशन की आइडियोलॉजी है और जो सोशल कल्चर है और हिस्टोरिकल इवेंट्स है और जो जितने भी वॉर्स हुए हैं वो भी फ्यूचर में एक पर्टिकुलर कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत अफेक्ट करेंगे, समझने वाली बात है। फिर आता है वास्ट स्केल। देखो, जो इंटरनेशनल ट्रेड का स्केल है वो बहुत वास्ट है और ये इवॉल्व होता रहता है अलग अलग कंट्री के हिसाब से। सपोज किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर वैरायटी के गुड्स अवेलेबल है और उसमें अलग अलग रूल्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर काम कर रही है। तो अगर एक इंटरनेशनल ट्रेड पर्टिकुलर कंट्री का वास्ट हो तो वो इवॉल्व कर जाएगा वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए और सेवरल रूल्स बनाएगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर आगे आता है इन्वॉल्व्स मोर परमिशन एंड टैक्सेस। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी आउट करने के लिए ट्रेडर को अलग अलग परमिशन चाहिए होती है, लाइसेंस बनाने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में ट्रेड करने के लिए। तो अलग अलग प्रोसीजर्स क्लियर करने पड़ते हैं रिगार्डिंग ट्रेडेबल गुड्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। उनको अलग अलग कस्टम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड और फ्राइट के लिए और ट्रांसपोर्ट प्रोसीजर के लिए। तो जो अलग अलग क्वालिटी टेस्ट होते हैं अलग अलग कंट्री में, के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में ए स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट ही चलेगा और उसके नीचे का प्रोडक्ट नहीं चलेगा।
और ट्रेडर को इन्फॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए इन सब मेथड्स की और अलग अलग टेस्ट की, अलग अलग कंट्री की। सपोज एक अमेरिका में ये टेस्ट होता है और न्यूजीलैंड में ये टेस्ट होता है, तो जो इंडिया के ट्रेडर्स है जो वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। देखो, हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर आप अपनी ही कंट्री में, सपोज आप इंडिया में हो और आप महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में ट्रेड करते हो, तो वहां पे कंपटीशन कम होगा एज कंपेयर टू ग्लोबली अगर आप कंपीट करोगे। सपोज अगर आपका मैन्युफैक्चर का प्राइस अगर आप चाइना के प्रोडक्शन से कंपेयर करो तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि वहां पे तो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि ईयरफोन वहां पे 3 या 4 रुपए में प्रोड्यूस हो जाता है, एक ईयरफोन, तो यहाँ पे 30-35 रुपए में मिल जाता है इंडिया में। अगर वही ईयरफोन अगर हम इंडिया में प्रोडक्शन करना चालू करें तो उसका कॉस्ट ही 25 या 30 रुपए होगा, तो वो बिकेगा 70-80 रुपए। तो ये भी एक बात है कि अगर आप अगर इंटरनेशनली कॉम्पीट करोगे तो बहुत मुश्किल है। देखो, अलग अलग कंपटीशन, अलग अलग डिग्री के साथ, अलग अलग सैलरी के साथ, अलग अलग प्राइजेस के साथ जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो उनकी डिमांड है कंज्यूमर की अलग अलग कंट्री की, वो अलग अलग है। और जो डिग्री ऑफ कंपटीशन है अमंग बायर्स वो भी बहुत हाई है। मतलब एक बायर है वो समझने वाली बात है सस्ता प्रोडक्ट ही चूज करेगा, या फिर एक बायर है जो एक पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड है। तो एप्पल का एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर आप एप्पल आपको खरीदना है मोबाइल, साथ में आपको एप्पल वॉच भी लेनी होगी, आपको एप्पल के प्रोडक्ट लेने ही होंगे, क्योंकि तभी वो उससे काम कर पाएंगे। अगर आपके पास मैकबुक प्रो है तो आपको उसके लिए एप्पल का फोन ही चाहिए होगा अपनी फाइल ट्रांसफर करने के लिए उसके अंदर। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है ये भी। तो फिर आगे आता है जो मार्केट और जनरेशन ऑफ डिमांड है प्रोडक्ट की बाहर बनाने का, वो मुश्किल है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बाहर बाहर बेचना हो बाहर के लोगों को, तो आपको वहाँ पे एक पहचान बनानी पड़ती है, आपको वहाँ पे एक ट्रस्ट, एक बिलीफ बनाना पड़ता है। तो ये भी एक मुश्किल है और एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है अपने को। जैसे बाहर सपोज अगर आप जापान की बात करो या फिर कोरिया की बात करो, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर वहाँ पे आप अपना जाके प्रोडक्ट बेचोगे तो समझने वाली बात है लोग आपका नहीं खरीद के अपना ही खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ की उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो उनको मीट करने के लिए, उनकी क्वालिटी को मीट करने के लिए